हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रियांशी झा हेयर। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द एस्पेक्ट ऑफ लॉज। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला लॉ है इम्पेरेटिव लॉ। बेसिकली इम्पेरेटिव लॉ जो होता है वो ऐसे लॉज होते हैं जो हमें हमारे ह्यूमंस पे या किसी सिटीज़न पे या किसी पीपल पे इम्पोज किए जाते हैं। चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन इम्पेरेटिव लॉ इज़ अ लॉ that command a particular type of action or prohibits a particular type of action and enforced by a higher superior power। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसा कमांड, एक ऐसा पर्टिकुलर कमांड जो किसी एक्शन के लिए बोला जाए या फिर जो हमारे किसी एक्शन को रोके या किसी एक्शन को कोई प्रोहिबिट मतलब बचाए किसी एक्शन से, एंड इज़ इन्फोर्स बाय अ हायर सुपीरियर पावर। और ये हमसे हायर सुपीरियर पावर यानी कि कोर्ट जिसको हम पे इम्पोज करता है उसको हम बोलते हैं इम्पेरेटिव लॉ। वो हमें कमांड करेगा काम को करने के लिए, किसी लॉ को फॉलो करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट लॉ है हमारा साइंटिफिक लॉ, फिजिकल लॉ। देखिए साइंटिफिक लॉ बेसिकली वो लोग होते हैं जो साइंस में फॉलो किए जाते हैं। फिजिकल लॉज आर physical laws are typically conclusion is based on repeated scientific experiment and observed over many years and which have become accepted universally within the scientific community. In general, this law is the description of an observed phenomena. It doesn't explain why the phenomena exist or what it causes it. इसका मतलब सिंपली है कि जो फिज़िकल और साइंटिफिक लॉ होता है ये एक साइंटिफिक लॉज होते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है हमारा, न्यूटन्स लॉ है। ये सब लॉ कैसे डेवलप हुए? एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। तो ऐसे लॉ हमारे यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल भी होते हैं और ये तब जाके एक लॉ बनते हैं जब इसको कोई एक्सपेरिमेंट कोई कर लेता है। ठीक है। अगर जनरली बोलूँ तो ये एक ऐसा डिस्क्रिप्शन लॉ है जो कि फिनोमिना पे डिपेंड करता है, और ऐसा फिनोमिना जो अर्थ पे एग्जिट करता हो उसके थ्रू हम एक लॉ बनाएंगे और वो लॉ हमारा साइंटिफिक लॉ होगा। बेसिकली बहुत सिंपल भाषा में साइंस के जितने भी लॉ हैं सब हमारे साइंटिफिक लॉ हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है प्रैक्टिकल और टेक्निकल लॉ। प्रैक्टिकल और टेक्निकल लॉ आर द सेम, जिसका मतलब होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ सर्टेन एंड्स, laws of health, laws of architecture. These rules guide us as to what we ought to do in order to attain certain ends. Within this category, the laws of music and laws of styles जो है हमारे आते हैं। जैसे कि कुछ लॉ प्रैक्टिस के थ्रू बनते हैं, जैसे कि आपने म्यूज़िक का लॉ देखा होगा। ठीक है। आप लोग जानते हो गाना कैसे गाना है। आप किसी गाने को कैसे गाते हो, उसके सुर, उसके ताल जैसे आपको बताते हैं कि कहाँ आपको वॉल्यूम तेज़ रखना है, कहाँ कम। तो ये जो लॉ बनाई कैसे बनाई? प्रैक्टिस के थ्रू बना। अब म्यूज़िक की प्रैक्टिस करते करते, सिंगिंग की प्रैक्टिस करते करते आप उसको सीखते हो, इसी तरीके से वो हमारा लॉ बन जाता है। राइट। तो हम एक इसमें जो बोला गया है द अटेनमेंट ऑफ अ सर्टेन एंड, हम उसके एंड तक पहुंचने के लिए हम उस लॉ को, उस रूल्स को फॉलो करते हैं। हम रूल्स को फॉलो करते जाते हैं और वो हमें एक एंड तक पहुंचा देता है। मीन्स आप गाना ख़त्म भी करते हो एक रूल पे आके ख़त्म कर देते हो। इसमें लॉज ऑफ आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर की स्टडी होती है। आर्किटेक्चर कब ख़त्म हो जाता है? जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। तो ये जो रूल्स हैं जितने भी, ये हमें गाइड करते हैं कि हमें क्या करना होगा, हमें किसी एंड को अटेंड, मतलब हमें म्यूज़िक सीखने के लिए क्या करना होगा, म्यूज़िक के रूल्स को फॉलो करना होगा। सी ठीक है। तो ये हमारा है प्रैक्टिकल और टेक्निकल लॉ। कम टू द नेक्स्ट लॉ जो है हमारा नेचुरल और मॉरल लॉ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ माना जाता है इन द एस्पेक्ट ऑफ नेचर, क्योंकि ये नेचुरल लॉज और मोरल लॉ जो है इसका मतलब होता है कि क्या सही है, बेसिकली क्या गलत है। मतलब नेचुरल जस्टिस, इसका मतलब है कि कमांड, वो कमांड जो हमें गॉड ने दिए हैं किसी मैन को। जैसे कि उन्होंने हमें कमांड दिया है कि वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय द नेचर, क्योंकि नेचर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, नेचर लॉ हो गया। ये लॉ किसने इम्पोज किया है? गॉड इम्पोज इट। ओके। मोरल लॉ इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी। और मोरल लॉज वो रोल होते हैं जो मोरालिटी के प्रिंसिपल पर बेस होते हैं। ठीक है। जो हमें बताता है कि एक ह्यूमन के लिए
बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो देखे कि उसके लिए क्या सही या क्या गलत है, या फिर सोसाइटी के व्यू से क्या सही या क्या गलत है। नेचर moral law is important because it gives us the ability to follow a path of goodness and avoid path of evils. Natural moral law is a part of nature and make us fully human. देखिए बेसिकली क्या होता है, नेचुरल मॉरल लॉ जो होते हैं ये हमारे खुद के एथिक्स होते हैं, हमारे खुद के एथिक्स पे डिपेंड करता है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये हमें बताता है कि हमें किस पाथ में चलना चाहिए, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। तो नेचुरल मॉरल लॉ जो है एक नेचर का पार्ट है जो हमें पूरी तरीके से इंसान बनाता है। एज यू कैन सी द पिक्चर ऑफ राइट एंड रॉन्ग, सो इट विल हेल्प अस टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। लाइक अगर आप मर्डर करते हो तो बेसिकली ये गलत है क्योंकि आप किसी के लाइफ को नहीं ले सकते, छीन नहीं सकते, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट लॉ विच इज़ कन्वेंशनल लॉ। Conventional law, it is the body of rules agreed upon and followed by the concerned party to regulate their mutual conduct rules and decide between person, countries, organization by agreement. Agreement is a law for those who make it. For instance, articles of association of a company or partnership are the conventional law. देखिए कन्वेंशनल लॉ का मतलब है कॉन्टैक्ट लॉ इन अ वन वे। समझने के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए दो कंट्री के बीच कोई एग्रीमेंट हुआ है किसी काम को लेके, तो वो एग्रीमेंट ही उनके लिए वो लॉ बन जाता है। वो एग्रीमेंट उनका क्या हो जाता है, उनका लॉ हो जाता है, क्योंकि उस टाइम के लिए वो जिस कॉन्टेक्ट के अंदर हैं तो उसके ही रूल्स को वो फॉलो करेंगे और वही रूल्स उनका एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट इज़ अ लॉ। यहाँ पे एग्रीमेंट को लॉ इसलिए बताया गया है क्योंकि जो उसको बनाता है और वही उसको फॉलो भी करता है। जैसे कि बहुत सिंपल सी चीज़ है, जब आर्टिकल्स आप फॉलो कर रहे हैं, पार्टनरशिप में हैं आप किसी के साथ, तो आप क्या फॉलो करोगे, आप एग्रीमेंट को फॉलो करोगे, अपने पार्टनरशिप डीड को फॉलो करोगे, क्योंकि उस टाइम के लिए आपका वही एक लॉ है, ठीक है। पार्टनरशिप में हमारा पार्टनरशिप डीड ही हमारा लॉ होता है, क्योंकि हम उसके अंदर एक कॉन्टैक्ट में होते हैं अपने बाकी पार्टनर्स के साथ, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द कन्वेंशनल लॉ। कम टू द नेक्स्ट विच इज़ कस्टमरी लॉ। कस्टमरी लॉ जो है वो एक ऐसे रूल्स हैं और ऐसे कस्टम हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के द्वारा फॉलो की जाते हैं। मतलब ज़्यादातर एक मेजॉरिटी हो के अगर कोई इंसान कोई लॉ को फॉलो है, कोई रूल ऑफ कस्टम को फॉलो कर रहा है, तो वो उनके लिए वही लॉ हो गया, ठीक है। ये उनका विश्वास होता है कि वो उनको एक साथ बांध के रखता है। लाइक बहुत लोग जो हैं रिवाज को फॉलो करते हैं, लाइक कि डाउरी सिस्टम जो है ये एक मान लीजिए रिवाज है, तो बहुत लोग इसको फॉलो करते हैं। तो मेजॉरिटी किस चीज़ की है, फॉलो करने की, तो उनके लिए वही लॉ है, ठीक है। उनके बिना उनके लिए डोरी एक लॉ है और जिन्हें उन्हें पूरा करना है, ठीक है। कस्टमरी लॉ इज़ अ सेट ऑफ कस्टम practice and beliefs that are accepted as all obligatory rules or conduct by indigenous peoples and local communities। इसकी बिल्कुल सही बोला है इसने कि कस्टमरी लॉ एक ऐसा कस्टम्स का लॉ से बना हुआ है जो किसी के विश्वास के थ्रू बनता है। ये किसी के कहीं लिखा नहीं गया कि आपको ये लॉ फॉलो करना है, या किसी ने बनाया नहीं है, बस किसी ने कह दिया और हम उसको ही फॉलो करते आ रहे हैं। हमारी लोकल कम्युनिटी उसको ही फॉलो करती आएंगी और शायद आगे भी फॉलो करेंगी। कस्टमरी लॉ जो है एक ऐसा फॉर्म है सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम का जो हमारा वे ऑफ लाइफ बन चुका है, राइट। कस्टम इज़ नॉट लॉ। कस्टम कोई लॉ नहीं है। बेसिकली मैंने आपको भी बताया कि कहीं ये कोई रिटन फॉर्म में या कहीं एग्जिट नहीं करता रिटन फॉर्म में, कहीं पे किसी ने लिख के नहीं रखा है कि आपको ये फॉलो करना है। ये कोई लॉ नहीं है, लेकिन हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ ज़रूर बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे कस्टम्स को डिफ़ाइन करता है, यानी कि कस्टम ऑफ मुस्लिम, कस्टम ऑफ हिंदू, ये इनको डिफ़ाइन करता है। तो अगर कोई मुस्लिम कस्टम से है तो वो मुस्लिम के कस्टम के लॉज को ही फॉलो करेगा, तो बन गया ना एक सोर्स ऑफ लॉ। इसी तरीके से ओनली दोज कस्टम रिक्वायर द फोर्स ऑफ लॉ विच आर रिकोगनाइज्ड बाय कोर्ट्स। देखिए कुछ लॉज, कस्टम लॉज ऐसे भी होते हैं जो कोर्ट खुद एक्वायर करवाते हैं या फिर फोर्स करते हैं फॉलो करने के लिए। सिर्फ वही लॉ कोर्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज होते हैं, बाकी सब हम खुद के बनाए हुए लॉज होते हैं हमारे, ठीक है। कस्टम के जितने भी लॉज होते हैं सब हमारे खुद के बनाए हुए होते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये है हमारा इंटरनेशनल लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ जो है एक ऐसा सिस्टम है जो कि एग्रीमेंट बनता है दो गवर्नमेंट के बीच, दो नेशन के गवर्नमेंट के बीच, ठीक है, उनके सिटीजनशिप के लिए
दो गवर्नमेंट के भी सिटीजन्स ऑफ अदर नेशंस, जैसे कि मैं एक सिटीज़न इंडिया की हूँ और कोई सिटीज़न अगर मान लीजिए नेपाल का है एंड वी हैव द कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, तो हमारा इंटरनेशनल लॉ कहलाएगा। कोई बिजनेस का अगर कोई एग्रीमेंट है तो वो इंटरनेशनल लॉ होगा। बेसिकली जो इंटरनेशनल लॉ है वो दो कैटेगरी में यहाँ इन्होंने बांट दिया है, पब्लिक नेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ एंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ वो हो गया जब एक यूनिवर्सली लॉ हम क्रिएट करते हैं, मतलब मान लीजिए इंडिया है तो इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है या इंडिया का जो एग्रीमेंट है वो बाकी सभी देशों के साथ है, तो ये हमारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हो गया। ठीक है, प्राइवेट अगर दो कंट्रीज़ के बीच हुआ, वही अगर दो स्टेट के बीच है, दो कंट्री के बीच है, तो वो हमारा प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ हो जाएगा। राइट, कम टू द नेक्स्ट, अगला है हमारा सिविल लॉ। सिविल लॉ का मतलब होता है कि वो लॉज जो हम पे इम्पोज किए गए हैं एंड हमें उन्हें फॉलो करना होता है, लीगली फॉलो करना हो। चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। द लॉ ऑफ लॉयर्स एंड द लॉ ऑफ कोर्ट। सेलमेंडो के अकॉर्डिंग सिविल लॉ का मतलब होता है लॉ ऑफ लॉयर्स एंड लॉ ऑफ कोर्ट, वो लॉ जो कोर्ट के द्वारा इम्पोज किए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन होते हैं और इसमें सारे लीगल और इक्विटेबल रूल्स आ जाते हैं जो कि ह्यूमन राइट के अंदर हैं, ड्यूटीज़ हैं, जो ह्यूमन के राइट्स हैं और ह्यूमन की ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, और उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, जैसे कि प्रोवाइडिंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ये जो दो स्टेट के बीच भी होते हैं इन सिटीजन्स एंड दो सिटीजन्स के बीच भी होते हैं, जैसे कि मर्डर, अजोल्ट, थेफ्ट, तो अगर ये सब लॉ आप फॉलो करोगे तो ये बेसिकली लीगल लॉज हैं। ठीक है, इसके मर्डर है, अजोल्ट है, थेफ्ट है, ये सब एक लॉ के अकॉर्डिंग आता है, सब क्रिमिनल लॉ है। राइट, अगर आपको इनमें से कोई क्राइम कमिट करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, ये लॉ है हमारा। सिविल लॉ डील विद द बिहेवियर दैट कंस्टिट्यूट एन इंजरी ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर आप किसी एक को नुकसान पहुंचाते हो तो ये सिविल लॉ आप पे लगता है, मतलब आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है तो आप लॉ ये बोलता है कि आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है तो आपके खिलाफ आप एक आपने क्राइम कमिट किया है और आपको यहाँ पनिशमेंट मिल सकता है। राइट, तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड यस, प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।